नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं हूं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। 4 सत्रों का हो रहा आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक शुरू। 2 दिवसीय बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आज बुलाई बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। भगवंत मान सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से होंगे शुरू। भारत की कोरिया से होगी भिड़ंत। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नई दिल्ली में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के दूसरे दिन सेमिकॉन सेक्टर से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आज दूसरे दिन 4 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड स्टेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन क्रिएशन पर ये सत्र शामिल हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की ये 56वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है, जो इस वक्त अभी जारी है। जीएसटी रिफॉर्म पर ये अहम बैठक है काउंसिल की। जीएसटी परिषद की बैठक से पहले आज शेयर बाजार हरे निशान में खुला। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08% की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09% की तेजी के साथ 24,608 पर था। लार्ज कैप की अपेक्षा मिड कैप और स्मॉल कैप में सपाट कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,971 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 11 अंक की कमजोरी के साथ 17,580 पर था। सेक्टरल आधार पर मेटल, एनर्जी, कमोडिटी, पीएसई और पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे। आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी और सर्विसेज इंडेक्स में गिरावट थी। सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एटर्नल, जोमेटो, वीईएल, एम&एम, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे। इस साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। इस मीटिंग में चुनाव को लेकर रणनीति पर बात होगी और अब तक की स्थिति का फीडबैक भी लिया जाएगा। इस बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत यात्रा पर हैं और आज नई दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव रजनीश कुमार ने सिंगापुर के पीएम को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भी भेंट की। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वास्थ्य और संपर्क क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए लॉरेंस वोंग का स्वागत किया। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर हो रही है। ये दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर की ओर से परिवहन एवं वरिष्ठ वित्त राज्य मंत्री जेफरी सियो और विदेश मामलों और व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्रीगण सियो हुआंग भी बैठक में शामिल हुई। चर्चा व्यापार एवं निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फिर से मिलकर खुशी हुई। हमने हाल ही में आयोजित तीसरे भारत एसजी मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणामों और सीमा पार डेटा प्रवाह को और पूंजी बाजार में सहयोग करने पर चर्चा की। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल भारत दौरे पर हैं। आज वो नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि उनकी यात्रा से भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद करेगी, जो अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रही है। अपनी यात्रा से पहले जर्मन विदेश मंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मंच पर एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की भूमिका के बारे में बात की। एक्स पर पोस्ट में वेडफुल ने जर्मनी और भारत के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल भर्ती जैसे क्षेत्रों को द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बताया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद अब उनकी पत्नी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर बताया कि पवन खेड़ा की पत्नी और कांग्रेस नेता कोटा नीलिमा के पास भी 2 सक्रिय मतदाता पहचान पत्र हैं, एक खैरताबाद में और दूसरा नई दिल्ली में। उन्होंने दोनों मतदाता पहचान पत्रों का नंबर भी साझा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि वोट चोरी में लिप्त वही लोग हैं जो आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बदनाम कर रहे हैं और देश की संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अवैध प्रवासियों और गैर भारतीयों का बचाव करने के लिए इंडी गठबंधन अपने देश के ही लोगों को खतरे में डाल रहा है और ऐसा वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के आपराधिक कृत्य पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेताओं के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी की जांच करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बताया कि मां के सम्मान में गुरुवार को बिहार बंद रहेगा। को अगर अपमान कीजिएगा तो उसको शायद भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। उसमें निश्चित रूप से इनको तो सजा मिलेगा ही। और ये जो राहुल गांधी और ये जो तेजस्वी यादव हैं, उनको क्या पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। प्रधानमंत्री जी की माँ तो अपना काम करके साधारण महिला और उस तरह से वो अपना बर्तन चौका करके अपने बच्चों को, बाल बच्चों को पढ़ाई हैं, उस मुकाम तक पहुंचाई हैं। पूरे देश आक्रोश में है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको सबक मिलेगा और कल स्वतः
पूरे बिहार, मैं भी आग्रह करती हूँ कि अपने पूरे बिहार वासियों से कि कल जो है 12 बजे तक हमारा जो है बिहार बंद रहेगा। बिहार का दरभंगा क्षेत्र मखाने का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत का 85% से ज्यादा मखाना बिहार से निर्यात किया जाता है। मखाने कमल के पौधे के बीजों से बनते हैं जो पानी में उगने वाले पौधे के फल के अंदर होते हैं। इन बीजों को निकालने के लिए, साफ करने के लिए, सुखाने और फिर भूनने के बाद ही मखाना तैयार होता है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें किसानों को काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मखाने की खेती जल जमाव वाले क्षेत्रों जैसे तालाबों या खेतों में की जाती है। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में बीज बोए जाते हैं, मार्च में रोपाई होती है और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है। यह प्रक्रिया लगभग 10 महीने का समय लेती है, जिसमें पहले पौधे विकसित होते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं और अंत में स्पंजी और कांटेदार फल लगते हैं, जिनमें मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को पानी की सतह से इकट्ठा करके सुखाया जाता है, फिर गर्म करके फोड़ा जाता है, जिसके बाद खाने लायक मखाना प्राप्त होता है। हम अभी दरभंगा के मखाना का एक तालाब है और यहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है। बड़ा ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं पत्ते हैं और ये पत्ते जब नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये फिर फूल बनकर उभरते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाते हैं और तब जाकर मखाना का बीज तैयार होता है। यहीं से प्रोसेस होता है, यहीं से शुरुआत होता है। बस ये जितने भी है इसी में हमारा सारा फूल होएगा, उसी में आपका वो बीज होगा जो मखाने के लिए, जिसको देसी भाषा में गुड़िया बोलते हैं और बाहर की भाषा में सीड्स बोलते हैं, उसको लिली सीड ही बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो वही सीड यहीं से निकलता है। हमारे लिए ये लाभ बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। और मखाना बोर्ड बनने से ये हुआ है कि हमारे लिए अब एक जीआई टैग भी मिला है, तो हमारे ऑथेंटिकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इस साल के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। मखाना खाने से शरीर को कई लाभ होते हैं, जैसे कि हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन सुधरता है, वजन कंट्रोल में रहता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। नियमित रूप से मखाने का सेवन शरीर के सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। जोड़ों के दर्द, ऑटो इम्यून समस्याओं में भी मखाना खाने के फायदे मिलते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बहेड़ा, दरभंगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं
या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि DMF ट्रस्ट के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में 18 स्थानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई राज्य के विभिन्न वेंडरों, ठेकेदारों और बिचौलियों के परिसरों पर की जा रही है। आरोप है कि जिला खनिज निधि फंड की बड़ी राशि का छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से हेराफेरी और दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई 3 में भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ईडी ने अन्ना भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिव कुमार मोदी के घर छापा मारा है। इस कार्रवाई में 6 से अधिक ईडी अधिकारी शामिल हैं और CRPF ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही ईडी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी BL डांगी के यश नगर स्थित निजी आवास पर भी छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप नियामकीय अनुपालनों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स NDCT रूल्स 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इन संशोधनों की अधिसूचना 28 अगस्त 2025 को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई है और अब इस पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में मौजूदा लाइसेंस प्रणाली को अधिसूचना प्रणाली में बदला जाएगा। वहीं उच्च जोखिम श्रेणी की दवाओं को छोड़कर अन्य आवेदकों को लाइसेंस की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। साथ ही प्रोसेसिंग का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन किया जाएगा। कुछ श्रेणियों के अध्ययन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त होगी। केवल सूचना देकर ही अध्ययन प्रारंभ किया जा सकेगा। लाइसेंस आवेदनों की संख्या में लगभग 50% की कमी होगी। अनुसंधान और दवा परीक्षण तेजी से शुरू हो सकेंगे। दवा विकास और अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी कम होगी। सरकार का ये कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप घरेलू नियमों को ढालने और भारत को फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से इस समय जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है और इस प्राकृतिक आपदा ने राज्य में अब तक 30 लोगों की जान भी ले ली है। तो पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से इस समय पंजाब जूझ रहा है। वहीं पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और सभी 23 जिलों की बाढ़ प्रभावित घोषित भी कर दिया गया। 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव इससे प्रभावित हैं और अब तक 30 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता भी हैं। तो वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल भी तबाह हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पंजाब और चंडीगढ़ में आज सभी स्कूल बंद हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर के अजनाला में बने राहत कैंपों का भी दौरा किया और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते पंजाब के फिरोजपुर के गांव अलीके और हबीबके की तरफ से धुस्सी बांध काफी कमजोर पड़ गया। सतलुज दरिया में बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के कई गांवों में पानी भर गया। प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। सेना और स्थानीय लोग मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। खेतों में फसलों को नुकसान ना हो, गांवों में बाढ़ ना आए, इसको लेकर धुस्सी बांध पर तटबंध तैयार किए जा रहे हैं। सेना और स्थानीय लोग मिलकर मिट्टी से भरे बैग बांध के साथ साथ तटों पर लगा रहे हैं। इस तरीके से बांध को मजबूती दी जा रही है। अगर ये बांध टूट जाता है तो पानी बांध से 2 किलोमीटर दूर बसे फिरोजपुर शहर तक आने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन दिन रात इसको लेकर काम कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय लोगों से के संपर्क में है, लगातार हालत का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद भी पहुंचा रहे हैं। 3500 से 4000 के करीब हम लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं। डेली की जो इवैक्यूएशंस है नीड बेसिस पे वो हो रही हैं। 8 रिलीफ ऑपरेशन सेंटर्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। पानी तो डेफिनेटली निकल रहा है बिकॉज हुसैनी हरीके से जितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है उसका
ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट लेवल हुसैनीवाला से भी हो रहा है। जैसे जैसे थोड़ा पीछे से हमें रिलीफ मिलेगा तो वो आगे प्रोजेक्शंस हैं कि शायद 8 से 10 घंटे में थोड़ा सा हमें पानी का स्तर घटता दिखे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू होंगे। सुपर 4 में आज भारत का सामना कोरिया से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने अपने तीनों लीग मैच जीते थे। सुपर 4 मुकाबले की बात की जाए तो सभी 4 टीमें एक दूसरे से एक मैच खेलेंगी। सुपर 4 में भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया की टीम ने अपनी जगह बनाई है। डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार से बातचीत के दौरान जर्मनप्रीत सिंह ने माना कि अभी भी कुछ क्षेत्र है जहां टीम को मेहनत की दरकार है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कजाकिस्तान के खिलाफ 15-0 की दमदार जीत हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ टीम के खिलाड़ी जर्मनप्रीत सिंह है। जर्मन, किस तरह से देखते हैं पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम छाई रही, कजाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया 15-0 से, क्या कहेंगे इस जीत पर? हमारी टीम काफी अच्छा खेली और जो हम सोच के आए थे जिस पैटर्न से हम हॉकी खेलेंगे उसी पैटर्न से सभी प्लेयरों ने स्ट्रिक्ट होकर खेला एंड ये हमारे लिए काफी अच्छा मैच था क्योंकि आने वाले मैचेस सुपर 4 में हमें काफी हेल्प करेगा क्योंकि हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने प्लान को और स्ट्रिक्ट करके आ सकते हैं। थोड़ा का सोचा था कि एक बड़ी जीत चाहिए क्योंकि हमने देखा था इससे पहले चाइना और जापान के खिलाफ जीत जरूर मिली थी लेकिन जिस तरह की जीत निकल के आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी। जिस प्लान से हम खेलना चाह रहे थे कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे थे। आज हमने उन्हीं चीजों पे काम करने के लिए इस मैच को अवेल किया है एंड काफी अच्छे से हमारे प्लेयरों ने इसका फायदा लिया है इस मैच का कि आने वाले मैचों में हम और बेटर कर सकें। जैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में यूरोपियन टूर पे भी गए थे, FIH भी खेला था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी टूर था, वहां पे भी आपने खेला था, तो फिर वहां से कंडीशंस बदल करके अब अपने होम ग्राउंड जब यहाँ पे आए, इंडिया में आए, तो कंडीशंस जब बदलती है तो वो थोड़ा लय पाने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, आई थिंक अगर हम एक अच्छी टीम से खेल के आते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, अगर हम उनके साथ खेल के आते हैं तो प्लेयरों में काफी कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप एक अच्छी टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे तो आप एशियन टीमों के साथ आके खेलेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें हेल्प करता है इस चीज में। अब असली लड़ाई शुरू होगी, कोई सुपर 4 है और एक बार फिर से चाइना और जापान का सामना हो सकता है। साथ ही साथ मलेशिया की टीम जो है वो भी काफी मजबूत इस बार दिख रही है, तो क्या कुछ कहते हैं उस समीकरण पर? सभी टीमें काफी अच्छी हैं। सुपर 4 में काफी अच्छे मैच होंगे एंड आई थिंक हमें अच्छे से प्रिपेयर होकर हर टीम को जैसे मैच बाय मैच आना पड़ेगा कि मैच बाय मैच जीतें और फाइनल में अपनी जगह बनाएं। राजगीर के इस स्टेडियम के बारे में और खासतौर से जो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से बिहार का एक खेल में जिस तरह से आगे बढ़ा है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक बिहार गवर्नमेंट ने ये बहुत ही बड़ा और अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है स्पोर्ट्स के लिए। हमें काफी आगे देख के अच्छा लगा क्योंकि सभी ग्राउंड्स हैं, हॉकी है और सबसे अच्छी बात है कि बिहार में लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हॉकी को। आपने देखा होगा कि सारा स्टेडियम फुल हो रखा है और सभी हमें आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है जर्मनप्रीत सिंह जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय टीम की तैयारी जो है वो इस टूर्नामेंट को लेकर बेहतर है और कजाकिस्तान के खिलाफ जो 15-0 की जीत है वो भी कहीं ना कहीं उनके इरादों को और बूस्टअप करेगी। साथ ही साथ सुपर 4 की चुनौती के लिए वो तैयार हैं और वहां भी भारतीय टीम को एक अच्छा नतीजा देने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए सामने होंगे। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और भारत ने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में इतिहास रच दिया है। अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी के साथ भारत के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। भारत ने न सिर्फ मेडल ही जीते बल्कि अंगदान की ताकत का एक मजबूत संदेश भी दुनिया को दिया है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऑर्गन इंडिया जो पराशर फाउंडेशन की एक पहल है, ने उन सभी भारतीय हीरोज को सम्मानित किया जिन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व किया। नई दिल्ली में हुए इस समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने सभी एथलीट्स की उपलब्धियों और उनके अटूट जज्बे की सराहना की। रक्तदान महादान, उसी प्रकार से हम ये कहते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हम यही कहते हैं अंगदान महादान। और मुझे लगता है आज जो हम यहाँ खिलाड़ियों से मिले और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल का प्रदर्शन करते हुए ना ही एक फिटनेस का परिचय दिया है बल्कि उन्होंने पूरे समाज को एक संदेश भी दिया है कि अंगदान से कोई भी क्षति हमारे को नहीं होती है, बल्कि हम एक दूसरे को जीवन देके
उसके लिए हम कुछ करने की क्षमता रखते हैं। हमारे जो प्रत्येक खिलाड़ी हैं वो एम्बेसडर्स हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन, उनका मान सम्मान हर जगह होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में इस साल भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा। कुल 57 एथलीट्स ने, जिनमें 49 ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले और 8 जीवित डोनर शामिल थे। ये खिलाड़ी 51 देशों के 1600 प्रतिभागियों के साथ 17 अलग अलग खेलों में शामिल हुए। This is the largest contingent to ever have gone from India in the last 40 years since the inception of the games. We outdid our own record when we took a team of 32 participants to Australia in 23 and we won 35 medals. These athletes are an incredible bunch of human beings. They not only represent our country on an international platform, but they are also living, breathing examples of the resilience of the human body and spirit in being able to overcome immense adversity and still shine. भारत ने इस बार अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर कुल 63 पदक जीते, जिनमें 16 गोल्ड, 22 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पिछले साल पर्थ में जीते गए 35 मेडल्स की तुलना में ये संख्या लगभग दोगुनी है। इस शानदार प्रदर्शन से भारत को ओवरऑल 13वां स्थान मिला। लेकिन ये जीत सिर्फ खेलों की नहीं है, ये जीत बताती है कि ट्रांसप्लांट के बाद की जिंदगी भी ताकत, हिम्मत और नए मौकों से भरी होती है। इन एथलीट्स का संदेश साफ है कि मौत के बाद भी अपने अंगों को जिंदा रखिए, अंगदान कीजिए और किसी को दोबारा जीने का मौका दीजिए। नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल। 3 दिन लगता था जाने में।